हम लोग जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। ये हम लोग पढ़ रहे थे भाई, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। इसमें नॉन मेटल का ऑक्सीजन के साथ हो गया था, नॉन मेटल के ऑक्साइड बन चुके थे। नॉन मेटल के ऑक्साइड को हम लोग वाटर में डाल दिए तो एसिड बना था, जिसके पता लगा कि इनका नेचर कैसा है, एसिडिक नेचर है। अब रिएक्शन विद मेटल्स, ठीक है, रिएक्शन विद मेटल्स। सबसे पहले दिमाग में जो आता है एग्जाम्पल वो आता है 2Na + Cl2 gives 2NaCl। बट ऐसा नहीं है कि सोडियम है उसमें क्लोरीन डाल देंगे तो ऐसा रिएक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, इसका कुछ कंडीशन फ्री होता है। और सबसे बड़ी बात कि मेटल और नॉन मेटल के बीच, मेटल और नॉन मेटल के बीच ऑलवेज बनता है आयनिक बॉन्ड। क्लास 9 में 3 बॉन्ड आप लोग पढ़े थे, कोवैलेंट, आयनिक, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड बनता है। आयनिक बॉन्ड कब बनता है भाई? जब इलेक्ट्रॉन्स का गिव एंड टेक हो। मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन गिवर होते हैं और पॉजिटिव बनाते हैं, और नॉन मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिसीवर होते हैं और निगेटिव बनाते हैं। तो अब ये Na+ और Cl- आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स से ज्वाइन हो जाते हैं। इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स को हम क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड, जो पॉजिटिव निगेटिव से होता है ऑलवेज। तो मेटल्स हमेशा क्या करते हैं, जैसे K हो गया, K+, Ca हो गया, Ca पे 2+, मैग्नीशियम हो गया, Mg पे 2+, एल्यूमिनियम हो गया, Al पे 3+, हमेशा इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे, मेटल्स हैं। और नॉन मेटल्स क्या करेंगे भाई? नॉन मेटल जैसे क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर के Cl- बना लेगा, ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन लेकर के Br- बना लिया, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बना लिया, O पे 2- बना लिया, सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन टेक करके 2- बना लिया। ठीक है, बहुत सारे हैं, कितना है लिखा जाए। तो इस तरह मेटल क्या बनाते हैं? पॉजिटिव आयंस, और नॉन मेटल्स क्या बनाते हैं? नेगेटिव आयंस। और हमेशा आयनिक बॉन्ड बनता है किसमें? पॉजिटिव और निगेटिव में। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में हमेशा क्या बनता है? आयनिक बॉन्ड्स बनते हैं। ठीक है, नोट केयरफुली। इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अकरेंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। अकरेंस, किसके माइक में प्रॉब्लम है? अकरेंस एंड एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल्स। कहां से पाए जाएंगे मेटल्स और कैसे उनको पाया जाएगा, दोनों बातें हैं। ठीक है,
तो देखो भूपर पट्टी के अंदर से जो कुछ भी जो और सरफेस से निकाला जाता है खोद करके, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? मिनरल्स कहते हैं। सच सब्सटेंसेस occurred by सिंपल वर्ड में लिख रहे हैं डिगिंग अर्थ सरफेस। जो अर्थ सरफेस के अंदर से खोद के निकाले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मिनरल्स। अब इन मिनरल्स में किसी में मेटल्स पाए जाएंगे, किसी में मेटल नहीं पाए जाएंगे, अलग अलग चीजें मिलेंगी, ठीक है। लेकिन ऐसे मिनरल्स, such minerals which contain economically useful metals, यहाँ इकोनॉमिकली ध्यान देना, आर कॉल्ड ओर्स। ऐसे को और कहते हैं इकोनॉमिकली। इकोनॉमिकली का मतलब क्या बच्चा? कि जैसे मान लो ये हमने हमारा कोई मिनरल है और इसमें कुछ मेटल के पार्टिकल्स हैं। अब हमने इसको अपने प्रोसेस से, केमिकली फिजिकली प्रोसेस से हमने इसको एक्सट्रैक्ट करा और एक्सट्रैक्शन में हमारा मान लो टोटल अमाउंट लग गया, सपोज दैट 2000 रुपीज लग गया, ठीक है, 2000 रुपीज लग गए एक्सट्रैक्शन में। और जो हमें मेटल मिला, इस मेटल का जो वैल्यू आई वो 1000 रुपी आई। तो हमारा इसको निकालने में खर्चा लग गया 2000 और हमने 1000 केवल पाया। तो ये घाटे का सौदा हो गया भाई, ये तो लॉस हो गया। तो ऐसे मिनरल को हम ओर नहीं बोलेंगे, ऐसे मिनरल को हम ओर नहीं बोलते। अगर हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, एक्सट्रैक्शन में 2000 रुपी लग गया और हमें ऐसा मेटल मिला और इतना मिला, ऐसा मिला और इतना मिला, दोनों इंपॉर्टेंट है। पता चला इसमें सोना हो, चांदी हो, इतना ही काफी ज्यादा कीमती हो गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कीमत, कि इकोनॉमिकली हमें फायदा हो उससे, ठीक है, मुनाफा हो, घाटा ना हो। और हमने मान लो एक्सट्रैक्ट का 2000 रुपए का, ये हमें मिल गया 4000 रुपए का, 4000 का। अब हमारा ये मिनरल क्या कहलाएगा? ये और कहलाएगा। ये और है, ये और नहीं है। तो ऐसे मिनरल जिसमें इकोनॉमिकली यूजफुल मेटल्स हमारे हों, तब वो मिनरल हमारे क्या कहलाएंगे? और। तो यहाँ एक बात और क्लियर हो जा रही है कि all ores are minerals, but all minerals are not ores। कि सभी और हमारे मिनरल तो होते हैं, पर सभी मिनरल हमारे और नहीं होते, ठीक है। मिनरल्स वो सभी होते हैं जिनको हम भूपर पट्टी से अर्थ सरफेस से खोद के निकालें, और वो होते हैं जिसमें ऐसे मिनरल जिनमें हमें इकोनॉमिकली यूजफुल मेटल्स मिले। अब वो डिपेंड करेगा कि किस टाइप का मेटल है और कितना है, दोनों पर डिपेंड करेगा। अगर हमें अमाउंट ज्यादा मिल रहा है तो भी गुड,
अमाउंट कम भले हो लेकिन मेटल वो बहुत कीमती हो तो भी गुड। नोट करिए। अब हमें मेटल्स कैसे मिलेंगे नेचर में भाई? ऐसा थोड़ी ना है कि हाँ कोई हमने खोद के निकाला कोई मिट्टी का टुकड़ा, उसमें हाँ बकायदे अंदर पार्टिकल लगे हुए मेटल के, चलो भैया इसे कुछ लिया, पानी में धो दिया, उसके पार्टिकल निकल आए, हाँ भाई लो मेटल मिल गया, गला वाला के इकट्ठा कर लिया। ऐसा नहीं होता। हमें अगर मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना है तो सबसे पहले देखना होगा कि नेचर ऑफ ओर कैसा है। और नेचर ऑफ ओर्स को समझने के लिए हमें फिर से रिएक्टिविटी सीरीज समझना होगा। जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है सबको याद है? पूछें। चलो नहीं, उम्मीद है कि किसी को याद होगा। कोई बहादुर हो तो बताते जाओ। लिथियम, सोडियम, सॉरी पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकेल, स्टेनस, पीबी, यहीं पे है हाइड्रोजन, Cu, Hg, Ag, Au, Pt, प्लेटिनम, व्हाइट गोल्ड प्लेटिनम। हाँ, सबसे अनरिएक्टिव मेटल। अब ध्यान दो बेटा कि हालांकि मैग्नीशियम तक तो श्योर, बट एल्यूमिनियम तक ले लिया जाता है, ये हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं जो ऑक्सीजन वर्ड में लिखो, ऑक्सीजन, डाइल्यूट एसिड्स, इन सबसे बहुत फास्ट रिएक्शन करते हैं, विग्रोसली रिएक्टेड, बहुत तेजी से रिएक्शन करते हैं। और ये इतने हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं कि जैसे मान लो, देखो हाई रिएक्टिव कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो सोडियम ऑक्साइड या सोडियम क्लोराइड है नेचर में, हमने किसी मेथड से सोडियम को बाहर निकाला और जैसे ही एयर में बाहर निकाला उस सोडियम ने फिर से रिएक्शन करके सोडियम ऑक्साइड बना लिया। तो हमें फ्री स्टेट में सोडियम पाया कहाँ, मिला कहाँ? वो निकाले नहीं, एटमॉस्फेयर के टच में आया और रिएक्शन करके वापस बना लिया। इसी तरह पोटेशियम, लिथियम, बेरियम, कैल्शियम, तो इनको फ्री स्टेट में पाना बहुत कठिन है काम है, क्योंकि हाईली रिएक्टिव है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव कर जाते हैं। ठीक है, सोडियम तक तो बहुत ज्यादा, हाँ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम कंडीशंस हैं, इनको हम किसी कंडीशन में फ्री स्टेट में पा सकते हैं, बट सोडियम तक तो ये हाईली रिएक्टिव है, ये जल्दी फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे। ठीक है, फिर जिंक से लेके लेड तक ये रिएक्शन तो करते हैं, रिएक्टेड विद डाइल्यूट एसिड से करते हैं। अच्छा, ये वाटर से भी करते हैं भाई। ठीक है, हालांकि इन दोनों को इसमें सेपरेट कर दिया जाए, वाटर वाले के ऊपर तक है, सोडियम तक। अब ये ऐसे हमारे हैं बीच वाले, अरे वो कॉपर और कॉपर से जस्ट नीचे, कॉपर से लेके नीचे तक, ये तो उससे भी रिएक्शन नहीं करते, नॉन रिएक्टेड विद डाइल्यूट एसिड से भी रिएक्शन नहीं करते जल्दी। ठीक है, लेकिन ये इतने अनरिएक्टेबल हैं, ये सब इतने नोबेल मेटल्स हैं, इतने अनरिएक्टिव हैं कि अक्सर ये नेचर में भी फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, या तो ऑक्साइड सल्फाइड के फॉर्म में पाए जाएंगे जैसे कॉपर, और कॉपर के नीचे तो मैक्सिमम
ये देखा गया है कि ये इतने अनरिएक्टिव, किसी से रिएक्ट नहीं करते, तो इसलिए अपने ओर में भी फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। ये बहुत कंपाउंड स्टेट में नहीं पाए जाते, कॉपर को छोड़ करके। कॉपर हमारा भाई कंपाउंड स्टेट में पाया जाता है, उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो मेनली जिंक से लेके कॉपर तक, या कहो तो एल्यूमिनियम से लेके कॉपर तक हमें देखना है। ये ऐसे मेटल्स हैं जो कह सकते हो बीच में रिएक्शन करते हैं, मतलब इनके ओर पाए जाते हैं केमिकल कंपाउंड के फॉर्म में, और इनको निकालना, इन्हीं को निकालना होता है। तो जो हमारा एक्सट्रैक्शंस हैं वो मेनली एल्यूमिनियम से लेके कॉपर तक हमें पढ़ना है। एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल, इन्हीं की जरूरत पड़ती है भाई। इसके ऊपर जरूरत क्यों नहीं पड़ते? क्योंकि ये इतने ज्यादा रिएक्टिव हैं कि अगर इन्हें बाहर निकालेंगे फिर ये रिएक्ट कर जाएंगे, ठीक है। और अगर इन्हें बहुत निकालना भी होता है तो हम निकाल सकते हैं। एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू निकाल सकते हैं, बट निकालेंगे दोबारा फिर रिएक्शन कर जाएंगे, और इनमें जो खर्चा होता है बड़ा एक्सपेंसिव खर्च होता है। ये एक्सपेंसिव खर्च वाले होते हैं, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं खर्च इनके। अब इनके जो इंस्ट्रक्शन है ये कई स्टेप में होते हैं, इन मेनी स्टेप्स। इन्हीं स्टेप्स को हम लोग को पढ़ना है मेन। कई स्टेप्स में इनको निकालना होता है। ये ऐसे मेटल्स है जो निकाल के हम अपने पर डे की लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है। और नीचे वाले तो इतने नोबेल बेचारे कि मैक्सिमम तो ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। मैक्सिमम ऑकर्ड इन फ्री स्टेट, ठीक है। अदरवाइज किसी में जरूरत पड़ जाती है तो इलेक्ट्रोलिसिस हम थोड़ा सा करा देते हैं, ये एक्सट्रैक्ट हो जाता है। तो मेन हमें तकलीफ किससे है? बीच वालों से तकलीफ है। ऊपर वालों का समस्या है कि इतने ज्यादा रिएक्टिव हैं कि इनमें मेहनत करना बेकार है। नीचे वाले इतने कम रिएक्टिव हैं कि नेचर में भी फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, पाए जा सकते हैं। बीच वाले हमारे ऐसे हैं जो फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते, और इन्हीं को पाना जरूरी है क्योंकि ये फ्री स्टेट में ठहर सकते हैं। जब इनको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे उसके बाद भी क्या है, ये रुक सकते हैं, स्टेबल हो सकते हैं, ठीक है। नोट कीजिए।